सो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 48 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तुमने एसएमटीपी प्रोटोकॉल देखी थी और उसकी एक पार्ट रह गया था, एक छोटी सी बात रह गई थी। लेट्स से कि क्लाइंट एक्स को क्लाइंट वाई को मेल भेजना है, ठीक है, और क्लाइंट एक्स के पास @gmail.com की आईडी है और लेट्स से क्लाइंट वाई के पास @yahoo हॉटमेल आउटलुक.com ऐसे करके दूसरे मेल सर्वर की आईडी है। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू तो वो जीमेल सर्वर तक पहुंच जाएगा, मगर अदर मेल सर्वर के बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा। यानी जीमेल सर्वर से किसी और मेल सर्वर तक पहुंचने के लिए भी एसएमटीपी का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, याहू हॉटमेल वट एवर इट इज़, ठीक है। उसके बाद POP3 और IMAP4 का यूज़ होकर क्लाइंट वाई तक पहुंचेगा। यानी एसएमटीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेनेवर द मेल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मेल सर्वर टू अदर मेल सर्वर। बात क्लियर है, ठीक है। मेल सर्वर से दूसरे पे भी एसएमटीपी का ही यूज़ होगा। बिटवीन दीज टू हेट्रोजीनियस मेल सर्वर्स देयर विल नॉट बी एनी मीडिएटिंग मेल सर्वर। तो ये अलग अलग सर्वर्स हैं, स्टिल इनके बीच में कोई मीडिएटिंग मेल सर्वर नहीं होगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन विल बी डन यूजिंग एसएमटीपी प्रोटोकॉल। फिर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, फ्लो डायग्राम ऑफ यूडीपी कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये सॉकेट्स के बारे में, क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है। स्टार्ट हम करेंगे सर्वर से और फिर आते हैं क्लाइंट पे। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि ये सॉकेट बना हुआ है। अब क्रिएट सॉकेट, उसके बाद लिखा है बाइंड सॉकेट, इसमें हाफ फील्ड हो जाता है, ठीक है। और होता क्या है इसमें कि लेट्स से इनफाइनाइट लूप चल रहा है और रिसीव कर रहा है रिक्वेस्ट को, उसके बाद ब्लॉक अनब्लॉक, हैंडल रिक्वेस्ट एंड क्रिएट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे सेंड रिस्पॉन्स, फिर नेक्स्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पे भी क्रिएट सॉकेट पहला होता है, उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड होती है, तो ये फुली फिल्ड होता है। यानी इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो सब देखने वाले हैं अभी हम। रिक्वेस्ट डेटा ग्राम की फॉर्म में जाता है, क्लियर। फिर रिसीव रिस्पॉन्स, ब्लॉक अनब्लॉक, हैंडल करता है रिस्पॉन्स को, जो कि रिस्पॉन्स यहाँ से आता है डेटाग्राम की फॉर्मेट में, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं सॉकेट को। तो ये है ऊपर ऊपर का। अब एक काम करते हैं, पहले सर्वर को समझते हैं फिर क्लाइंट को। तो एट द सर्वर साइड क्रिएटिंग अ सॉकेट इज एन एम्प्टी सॉकेट, ठीक है। स्टार्टिंग में एम्प्टी सॉकेट होता है। व्हेन अ बाइंड फंक्शन इज यूज्ड, एन एम्प्टी सॉकेट कन्वर्टेड टू हाफ फील्ड सॉकेट। बाइंड फंक्शन का यूज होता है, बाइंड सॉकेट का यूज होता है, तो ये बाइंड सॉकेट हाफ फील्ड होता है। दैट इज द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर इज गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सर्वर पोर्ट विल बी फिक्स पोर्ट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। तो IP एड्रेस सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया है, फर्स्ट थिंग दैट इज, एंड जो पोर्ट होगा वो फिक्स्ड होगा जो एप्लीकेशन देगी, क्लियर। द सर्वर विल इशू अ रिसीव सिग्नल। सर्वर एक रिसीव सिग्नल को इशू करेगा एंड गोज टू द पैसिव ओपन स्टेट। एक रिसीव सिग्नल को रिसीव रिक्वेस्ट को इशू करेगा और पैसिव ओपन स्टेट में चले जाएगा। यानी अब ये सर्वर जो है चालू हो चुका है, दैट इज इट्स रेडी टू रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। अब क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेने के लिए तैयार हो चुका है, क्लियर। यहाँ देखो, अब क्लाइंट साइड में भी ऐसा ही कुछ है। पहले तो ये इनफाइनाइट लूप दिख रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। लिखा है कि सर्वर विल बी इन पैसिव ओपन स्टेट बाय रनिंग एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है। ओपन स्टेट तो है मगर पैसिवली क्यों है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप रन हो रहा है। एट द क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड में क्या होगा, क्रिएटिंग अ सॉकेट विल विद रूट हैव एनी फील्ड, ठीक है, नॉट हैव एनी फील्ड। स्टार्टिंग में तो एम्प्टी होगा, दैट इज इट विल बी एन एम्प्टी सॉकेट। बट व्हेन इट इज यूज्ड, ठीक है, व्हेन इट यूजेज सेंड कमांड, मान लेते हैं उसने सेंड करा कुछ, तो जैसे ही सेंड करा देन सॉकेट इज कंप्लीटली फिल्ड। उस समय सॉकेट कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अभी हमने डायग्राम में देखा, ठीक है, बैक जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो अच्छे से। दैट मीन्स इट नोज सोर्स IP, इसका मतलब उसको सोर्स IP पता चल चुका है, सोर्स पोर्ट पता चल चुका है, ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन IP सब कुछ है, ठीक है। सोर्स IP कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ से वो आ रहा है, ठीक है। सोर्स यानी खुद का क्लाइंट का ही, सोर्स पोर्ट यानी ये TCP IP हमें बताता है सोर्स पोर्ट क्या होगा। डेस्टिनेशन पोर्ट जो है, अगर सेम एप्लीकेशन है या स्टैंडर्ड पोर्ट है कोई, ठीक है, स्टैंडर्ड पोर्ट है तो उसका भी फिक्स होता है। डेस्टिनेशन सेम एप्लीकेशन है तो वो भी हमें पता होगा। और डेस्टिनेशन IP जो है DNS देता है, ठीक है। हमने DNS का भी डिस्कस करना है, पूरा का पूरा काम कैसे करता है, ठीक है। तो वंस द सर्वर रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, एक बार सर्वर को रिक्वेस्ट मिल जाती है, द हाफ फील्ड सॉकेट इज कन्वर्टेड टू फुली फील्ड सॉकेट। तो उस समय जो हाफ फील्ड सॉकेट होता है वो फुली फील्ड हो जाता है, दैट इज एक्सेप्टिंग द डेटाग्राम एंड सेंडिंग रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। यानी वो एक्सेप्ट करता है उस डेटाग्राम को और क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है, एंड अगेन इट विल मूव टू अ बाइंड सॉकेट, ठीक है। और क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने के बाद वो फिर से बाइंड सॉकेट में आ जाएगा, यानी हाफ फील्ड सॉकेट में बन जाएगा। दैट इज इट्स गोइंग टू इरेज क्लाइंट IP एड्रेस एज वेल एज पोर्ट एड्रेस, ठीक है। जब भी हाफ फील्ड हो रहा है यानी वो सिर्फ अपना ही स्टोर कर रहा है, ठीक है, अपना ही IP अपना ही पोर्ट स्टोर कर रहा है। दिस प्रोसेस गोज आइटरेटिवली, ये हर बार चलेगा, एंड अदर क्लाइंट कैन ऑल्सो सेंड रिक्वेस्ट एज इट्स इनफाइनाइट लूप, ठीक है। तो ये आइटरेटिवली चलेगा और दूसरे क्लाइंट भी इस बीच में रिक्वेस्ट अपना अपना भेज सकते हैं। फ्लो डायग्राम फॉर आइटरेटिव TCP कम्युनिकेशन, यहाँ पे दो सॉकेट्स हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। सर्वर साइड में भी दो सॉकेट है, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट है, ये डेटा ट्रांसफर सॉकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक एक्सेप्ट एक लिसन नाम का आ जाता है फेस, तो सेम चलेगा। क्रिएट सॉकेट हुआ, बाइंड सॉकेट, बाइंड सॉकेट में यहाँ पे सर्वर अगर हमारे पास प्रोटोकॉल जैसे HTTP यूज़ हो रही है तो 80 होगा, FTP के लिए 2021 होगा, ठीक है, ऐसे करके चलेगा। और फिर लिसन स्टेट आ जाती है। ये लिसन स्टेट क्या करते हैं, जब कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, जिस टाइम पे क्लाइंट और सर्वर जैसे कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट फेज है, तो सिंक सेगमेंट भेजा गया और यहाँ से हमें सिंक प्लस ACK आया, ठीक है, फिर हमने ACK भेजा। उसके बाद ये फुल डुप्लेक्स चलेगा डेटा ट्रांसफर, तुम्हें पता है TCP में फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है। फिर एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो अगर डेटा आएगा तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट करने का मतलब है कि हमें हमें सर्वर साइड का भी पता है, क्लाइंट का भी डेटा पता है, ठीक है। जब सिंक प्लस ACK आ गया तो कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट हो गया ACK मिलने के बाद, ठीक है। जैसे ही डेटा आएगा वो ब्लॉक से अनब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वो रिस्पॉन्स हैंडल होगा, कनेक्शन टर्मिनेशन यानी आखिरी स्टेज। उसके बाद अगेन चलेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, फिर से, ठीक है, वापस चलेगा ये। तो ऐसे करके चलता रहेगा। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू नोट फॉर सॉकेट बिलोंगिंग टू TCP कम्युनिकेशन। अब TCP में क्या होता है, 3 फेज होते हैं, बताया हमें, कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर, कनेक्शन रिलीज। अब UDP सर्वर साइड में सिर्फ एक सॉकेट था, यहाँ पे 2 सॉकेट है, ठीक है।
कौन से एक तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट वाला, दूसरा डेटा ट्रांसफर वाला। तो इन बाइंड सॉकेट इज हाफ फिल्ड, ये पता है, एज यूज बाइंड फंक्शन का यूज़ करता है। सेम थ्योरी, इट्स गोइंग टू हैव सर्वर आईपी एड्रेस गिवन बाय ओएस। अगर प्री डिफाइंड सर्वर है तो पोर्ट यूज़ करे, जैसे एसएमटीपी का 20 एचटीटीपी का 80, एफटीपी का 2021 है ना, तो अगर प्री डिफाइंड है तो। अगर कोई प्रायोरिटी प्रोटोकॉल यूज़ हो रही कोई कंपनी के लिए तो उसका पोर्ट भी डिफाइंड होगा। तो अप टू लिसन तक क्या होगा, कनेक्शन फेज विल बी देयर, कनेक्शन फेज होगा। एज द स्टेट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन ऑफ टीसीपी इट विल बी इन लिसन स्टेट। तो जब तक स्टेट ट्रांजेक्शन होगा वो लिसन स्टेट में जाएगा। जब उसको सिंक सेंड मिल जाता है, ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि कौन से फेजेज आते हैं। फ्रॉम लिसन स्टेट ट्रांजेक्शन देख लेना। तो फ्रॉम लिसन इट गो टू सिंक रिसीव, ठीक है। एक बार सिंक सेंड पहुंच जाएगा तो सिंक रिसीव मिलेगा, स्टेट देन सर्वर विल सेंड सिंक प्लस एसी के, जो भी मैंने तुम्हें दिखाया वो एक्नॉलेजमेंट वाला। तो इन क्लाइंट साइड सेंडिंग सिंक सेगमेंट इन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। क्लाइंट साइड क्या कर रहा है, मैंने बताया वो पहले से ही उसका सॉकेट पूरा फुल है, तो उसमें क्या है, सिंक सेगमेंट भेज रहा है वो। तो टीसीपी हेडर हैविंग सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, इनडायरेक्टली यूजिंग कनेक्ट फंक्शन इन क्लाइंट। मतलब वो अगर हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करें कि स्टेट ट्रांजेक्शन को यहाँ पे, तो वो कनेक्ट फंक्शन जब यूज़ करता है तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, सिंक सेगमेंट भेज रहा है, ठीक है, कनेक्ट फंक्शन इन क्लाइंट साइड। एंड टीसीपी सपोर्ट फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, ये हमें पता है, ठीक है। एक चीज़ है कि अगर प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो इसका मतलब एक्सेप्ट पे पहुंच गए स्टेज पे हम सॉकेट की, ठीक है। फ्रॉम ब्लॉक टू अनब्लॉक स्टेट इट विल गो वंस गेट सिंक प्लस एसी के। अगर सिंक प्लस एसी के आ गया तो वो ब्लॉक से अनब्लॉक स्टेट में आ जाएगा, यानी अब रिसीव करने के लिए तैयार है। कि अगर सिंक प्लस एसी के मिल गया तो ब्लॉक से अनब्लॉक स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पे डेटा मिलना शुरू हो गया तो ये ब्लॉक से अनब्लॉक स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम ब्लॉक टू अनब्लॉक स्टेट इट विल गो फ्रॉम वंस गेट ए सिंक प्लस एसी के फ्रॉम सर्वर साइड, ठीक है। एक बार सिंक प्लस एसी के आया तो सर्वर साइड से तो ब्लॉक से अनब्लॉक स्टेट में आ गया, और वन स्टार्ट गेटिंग डेटा सर्वर साइड फ्रॉम ब्लॉक टू अनब्लॉक स्टेट। अगर डेटा मिलना शुरू हो गया तो सर्वर साइड ब्लॉक से अनब्लॉक आ जाएगा। कंपेयर टू यूडीपी क्या क्या चीज़ें, एक और स्टेज लिखी यहाँ पे लिसन नाम की, और दो सॉकेट हमने बताया, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट और अदर इज डेटा ट्रांसफर। तो वंस डेटा ट्रांसफर कंप्लीट अगेन इट विल गो टू लिसन स्टेट, तो ये इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डेस्टिनेशन आईपी जो आता है डीएनएस सर्वर के थ्रू आता है, वो देख लेते हैं कैसे आता है। लेट्स से तुमने वेब ब्राउजर में www.google.com यूआरएल डाला, ठीक है। तो डीएनएस प्रोटोकॉल क्या करती है, पहले प्रोवाइड करती है आईपी एड्रेस को। अभी हमने ये क्या है, ये होस्ट नेम डाला है, आईपी एड्रेस क्या है इसका, ये कैसे पता चलेगा। तो थ्रू हायरार्की ऑफ सर्वर्स, बहुत सारे सर्वर्स इसके बीच में काम आएंगे, ठीक है। इनिशियली वो चेक करेगा आईपी एड्रेस को, ठीक है, मतलब ये इसका आईपी एड्रेस है क्या इस पर्टिकुलर होस्ट का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा डीएनएस रिजॉल्वर के पास। ये हमारा कैशे होता है कि अगर ये आदमी पहले भी कहीं जा रहा पहले भी इस पे जा रखा है तो कैशे स्टोर हो रखा होगा, तो जल्दी काम हो जाएगा, आईपी हमारे पास स्टोर हो रखा होगा। अगर नहीं है तो क्या होगा, हम टीएलडी नेम सर्वर के पास जाएंगे, ठीक है। ये रूट नेम सर्वर होते हैं .com, ठीक है, गूगल के बाद .com आ रहा है ना, तो रूट नेम सर्वर 13 तरह के होते हैं, तो .com .org .edu ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। ओके, तो वहाँ से हमें आईपी एड्रेस आ गया TLD टॉप लेवल डोमेन .com का। अब टॉप लेवल डोमेन सर्वर आ जाएगा .com TLD नेम सर्वर। अब ये नेम सर्वर है, इसमें हमें इसका आईपी मिल गया। अब वहाँ से हमें अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास जा पाएंगे, यानी देखो कितने सारे सर्वर के पास जा रहे हैं। और ये हमारा लास्ट सर्वर है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, लास्ट सर्वर है डीएनएस का, जो कि स्टोर करेगा यूआरएल टाइप्ड आईपी एड्रेस, ठीक है, जो हमने यूआरएल हमने स्टोर करा है उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। यानी रूट नेम सर्वर जो है आईपी एड्रेस तो दे रहा है, मगर वो टीएलडी नेम सर्वर का दे रहा है, नहीं .com का दे रहा है, नॉट यूआरएल का, ठीक है। एक बार अच्छे से हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्लियर होगा ज़्यादा, ठीक है। तो व्हेन वी सर्च google.com इन क्रोम ब्राउजर, पहले तो वो प्री अपेंड कर देगा, HTTPS बाय डिफॉल्ट कर देता है ना। वी नो ओनली द होस्ट नेम नॉट आईपी एड्रेस, बात सही है। कुछ और ले लो, गूगल तुम्हें लग रहा है कि ये तो पता ही होता है ना, कुछ और ले लो, abcdxyz.com मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका हमें होस्ट नेम ही पता है, नॉट आईपी एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, इन वेब ब्राउजर क्वेरी विल बी, अब वेब ब्राउजर में क्वेरी क्या होगी, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ऐसे करके क्वेरी होगी, ठीक है। नॉट लाइक एक्जैक्टली लाइक दिस, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल विद दिस, देन ओएस फॉरवर्ड क्वेरी टू डीएनएस रिजॉल्व। आई एम सॉरी, लिखा है कि सो इन वेब ब्राउजर क्वेरी विल बी व्हाट इज द आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस है विद दिस होस्ट नेम, इस होस्ट नेम से एसोसिएटेड क्या आईपी एड्रेस है। तो इसका टॉप लेवल डोमेन हमें साथ में दे रखा है। फर्स्ट इट विल आस्क इट्स इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले वो इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम को पूछेगा, देन ओएस फॉरवर्ड करेगा क्वेरी को डीएनएस रिजॉल्वर के पास, ठीक है। ये स्टोर करता है कैशे, ऑल्सो नोन एज लोकल डीएनएस सर्वर, ठीक है। डीएनएस रिजॉल्वर बोल लो, लोकल डीएनएस सर्वर बोल लो, कैशे डीएनएस सर्वर बोल लो, जो भी बोल लो, बस ये मेंटेन करते हैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस वेबसाइट। यानी अगर तुमने कोई वेबसाइट बार बार एक्सेस करी है तो कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रहा है भाई, तुम्हारी प्राइवेसी ज़्यादा देर तक प्राइवेसी नहीं रहेगी, ठीक है। इफ कैशे रिजॉल्वर डज नॉट नो बाय एनी चांस, लेट्स से कि तुमने बहुत ही अलग वेबसाइट पे नाम लिखा है जो पहले कभी नहीं खोली है, तो इट विल फॉरवर्ड टू रूट नेम सर्वर, तो वो रूट नेम सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। मैंने बताया डिफॉल्ट 13 सेट ऑफ रूट नेम्स प्रेजेंट्स होते हैं, बहुत सारे रूट नेम होते हैं, है ना, 13 सेट होते हैं। तो उसमें कमर्शियल, ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल, ठीक है, बहुत सारे ऐसे करके जाते हैं, तुम चेक कर सकते हो। बिलो रूट सर्वर सर्वर इज मेंटेन कॉल टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो रूट सर्वर के साथ ही हमारे पास एक टॉप लेवल डोमेन सर्वर मेंटेन होता है, दीज मेंटेन आईपी एड्रेस ऑफ टॉप लेवल। तो ये आईपी एड्रेस मेंटेन करते हैं इनके, ठीक है, जो मैंने बताया ये टॉप लेवल है, इनके आईपी एड्रेस मेंटेन होते हैं। अब रूट नेम सर्वर विल ओनली गिव आईपी एड्रेस ऑफ टीएलडी सर्वर, तो रूट नेम सर्वर आईपी एड्रेस किसका देगा, टीएलडी नेम सर्वर का, नॉट द एंटायर यूआरएल। मैंने बताया यूआरएल का नहीं देगा, टीएलडी नेम सर्वर का देगा। तो बाय गेटिंग द आईपी नाउ इट विल आस्क फॉर टीएलडी नेम सर्वर। अब उसका आईपी मिल गया तो टीएलडी नेम सर्वर से पूछेगा फॉर .com दैट टीएलडी नेम सर्वर विल गिव आईपी एड्रेस ऑफ अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, ठीक है। तो वो टीएलडी नेम सर्वर जो है वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को आईपी एड्रेस देगा,
ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई ये कैसे हो रहा है, अभी बता रहे हैं। देन डीएनएस सर्वर विल कॉन्टैक्ट द अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अब उसने बोला कि वो नहीं होता एक कागज़ लेके सरकारी दफ्तर जाते हो तो कहते हैं उनसे पूछो, तो वैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हमने हमारे रूट नेम सर्वर ने बताया टीएलडी का आईपी एड्रेस, टीएलडी ने अथॉरिटेटिव नेम का आईपी एड्रेस, और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर ने क्या करा, हमें बताया उस यूआरएल का आईपी एड्रेस जो हमें चाहिए था। तो कॉपी ऑफ आईपी एड्रेस विल बी स्टोर्ड आफ्टर गेटिंग आईपी इन रिजॉल्वर, ठीक है। तो एक बार डीएनएस रिजॉल्वर पे आईपी पहुंच गया, वो उसकी कॉपी स्टोर हो जाएगी फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए। देन फॉरवर्ड आईपी एड्रेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विल गिवन टू द वेब ब्राउजर। फिर वेब ब्राउजर को आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा डिटेल में करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि तुम्हें कन्फ्यूजन आ रही होगी। चलो मेरे को समझ में आ गया, रूट नेम सर्वर हमें टॉप लेवल डोमेन का आईपी देगा, मगर टॉप लेवल डोमेन से अथॉरिटेटिव नेम सर्वर तक कैसे पहुंच रहे हैं हम? तो यही क्वेश्चन है कि हाउ डज टॉप लेवल डोमेन नो द अथॉरिटेटिव नेम सर्वर आईपी एड्रेस, ये एड्रेस कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे आता है GoDaddy, यहाँ आता है नेमचीप। अगर किसी ने खरीदे हैं यूआरएल, ये होस्ट नेम वगैरह, देखो लेट्स से एक होस्ट नेम है www.example.com, तो डोमेन परचेज फ्रॉम रजिस्ट्रार, इसको रजिस्ट्रार बोलते हैं, जो कि मान लो तुम्हें अपने नाम का ही डोमेन खरीदना है, ठीक है। डोमेन खरीदने वाली वेबसाइट क्या होती है? नेमचीप हो गया, GoDaddy हो गया। तो वहाँ जाके हम तुमने कुछ प्राइस अमाउंट दिया और फॉर 1 ईयर या कितने भी वैलिडिटी के लिए तुमने एक डोमेन खरीद लिया। तो ये डोमेन हमने खरीदा, इसका मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली में ये अथॉरिटी नेम सर्वर क्या करेगा, लेबलिंग का काम यहाँ होता है कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट है, यहाँ पर्टिकुलरली क्या लेबल लगा, example.com को ये पर्टिकुलर आईपी मिलता है, ठीक है। तो ये टीएलडी मैनेजिंग अथॉरिटी रजिस्ट्री के थ्रू क्या होता है, टीएलडी नेम सर्वर में स्टोर होता है। अब टीएलडी नेम सर्वर में अथॉरिटेटिव नेम सर्वर स्टोर होगा और वहाँ पे लिस्ट पड़ी है हमारे पास, तो इसके थ्रू ही हमारा काम होता है। तो द डोमेन नेम यू परचेज दैट आईपी एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, ठीक है। ये बात समझ में, किसी का डोमेन नेम खरीदा वो स्टोर होगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पे, एंड दैट इन्फो विल बी स्टोर्ड इन टीएलडी नेम सर्वर विच इज डन बाय रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये इन्फो स्टोर होने वाली है टीएलडी नेम सर्वर में कि इस पर्टिकुलर आईपी जो होस्ट नेम है, इसका आईपी जो है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये रजिस्ट्री स्टोर करेगी। तो हुआ क्या, example.com देख के हमने पहले तो हमने डीएनएस रिजॉल्वर से पूछा भाई पहले भी कभी आई है वेबसाइट ये? उसने बोला भाई कोई कैश प्रेजेंट नहीं है। कहते चलो रूट नेम सर्वर के पास चले गए, वो कहते हैं भाई .com टीएलडी नेम सर्वर का आईपी दे देता हूँ, मिल गया भाई। ये कहते हैं मैं ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का आईपी देता हूँ, कहते हैं ओके भाई, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास वो यूआरएल, वो हमें आईपी एड्रेस मिलता है उस पर्टिकुलर डोमेन का। अब देखो, रूट नेम सर्वर आर ऑपरेटेड बाय 12 ऑर्गेनाइजेशन। अभी 12 ऑर्गेनाइजेशन कैसे? अब तुम बोलोगे कि अभी तूने बोला था 13 सेट ऑफ रूट नेम सर्वर होते हैं, 12 ही क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन 13 होनी चाहिए थी। देखो सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट रूट नेम सर्वर अवेलेबल है, अगर तुम्हें खुद चेक करना है तो letter.root-servers.org पे जाके, ऑर्गेनाइजेशन पे जाके, है ना, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि इनकी डिटेल चेक कर सकते हो कि ये रूट सर्वर जो है कैसे, कौन ऑपरेट कर रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के नेम बताऊँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पस है ये, ठीक है। कि आईएनसी मतलब इनकॉर्पोरेशन, ये जो यूएस में जो लीगली सेट कंपनी होती हैं उनके लिए हम ऐसे लिखते हैं ना, आईएनसी ऐसे कंपनी के पीछे लगाते हैं, लिमिटेड लगाते हैं ना, वैसे ही कुछ। तो वेरीसाइन आईएनसी जो ऑपरेट करती है 2 रूट सर्वर, ए और जे को, समझ में? टोटल 13 थे तो एक तो 2 को ही कर रही है, बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया ऑपरेट कर रही है बी रूट सर्वर को। फिर आता है कॉग्निट कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, नासा, एमएस रिसर्च, इंटरनेट सिस्टम कंसोर्टियम, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये थोड़ा देखना, डिफेंस जी को मेंटेन करिए, आर्मी रिसर्च लैब, फिर ऑटोनॉमी का एबी, नेटनोड, RIPENCC, फिर ICANN यानी इंटरनेट कॉर्पोरेशन का साइन, नेम एंड नंबर, ये फेमस ही है, तुम्हें पता है। फिर आएगा WIDE प्रोजेक्ट, ये टोक्यो में है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ए से लेके एम तक इन्होंने क्या करा, ABCD ऐसे करके ये रूट नेम सर्वर असाइन होते हैं, ठीक है। लिखा है 13 सेट ऑफ रूट नेम सर्वर लॉजिकली नेम्ड एज ए से एम तक, ठीक है। यानी लेटर्स डॉट रूट अंडरस्कोर नहीं, हाइफन है, ठीक है, रूट हाइफन सर्वर्स डॉट नेट, ठीक है। लेटर जी जो है एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि अगर तुम चेक करके देखो, ठीक है, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में ट्राई भी किया था कि जी जो है, ये रूट नेम जी जो है अब रिस्पॉन्सिव नहीं है। बाकी मैंने दूसरा भी ट्राई किया था, ए को ट्राई करा तो वो रिस्पॉन्स दे रहा था, ठीक है। तो उस कुछ टेक्निकल, कुछ ऑपरेशनल ग्लिच आ गए, उस वजह से रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो अगर तुम्हें थोड़े से भी डिटेल्स पढ़नी है, अगर कुछ भी जानना चाहते हो, क्यूरियस हो, तो www.root-servers.org पे जाके पढ़ सकते हो। टू फाइंड विच ऑथोरिटेटिव सर्वर आर स्टोरिंग आईपी एड्रेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग कमांड। अच्छा, कौन सी अथॉरिटेटिव सर्वर स्टोर कर रहा है आईपी एड्रेस को, वो भी हम पता लगा सकते हैं इस कमांड में। तो CMD पे गया मैंने लिखा NS लुकअप सेट क्वेरी इक्वल टू NS, ठीक है, गैप नहीं देना। फिर google.com लिखा तो हमें बस सर्वर्स आ गए, क्लियर, मास्टर स्लेव सर्वर आ गए। तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आया कि क्लाइंट सबसे पहले क्या करेगा, डीएनएस रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे ही तुमने वेब ब्राउजर पे यूआरएल लिखा, ठीक है, तो आस्किंग फॉर आईपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस पता करेगा, ठीक है। तो वहाँ से रिप्लाई आएगा, डीएनएस रिप्लाई, तो वो रिसोर्स का रिकॉर्ड भेज देगा पूरा। मतलब डीएनएस यूज़ कर रहा है पोर्ट नंबर 53, ओके, यूडीपी को यूज़ कर रहा है एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ओके, एज आईपी एड्रेस इज स्मॉल कंटेंट, ठीक है। आईपी एड्रेस भेज रहा है, देखो भेजता क्या है ना, रिसोर्स रिकॉर्ड में डीएनएस ने, होस्ट ने, मतलब तुमने क्लाइंट ने डाला, होस्ट ने, ठीक है, वो डीएनएस रिक्वेस्ट गई, रिप्लाई में जो आया वो तो आईपी एड्रेस आया, साथ में होस्ट नेम, एरिया नेम, हाउ उसको किस तरह से स्टोर करा गया, सब आएगा, ठीक है। सारा रिकॉर्ड पहुंच जाएगा वहाँ पे, फिर इसको ये डीएनएस रिजॉल्वर जो है अपने पास संभाल के भी रख लेगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस ये जो स्मॉल कंटेंट होता है, तो इसलिए हम यूडीपी का यूज़ करते हैं। अब तुम बोलोगे रिलायबल थोड़ी है ये, तो हाँ, क्योंकि ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं होगी, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बार डीएनएस रिप्लाई आ गया, तुम्हें पता चल गया, देखो ये यूआरएल है, ये होस्ट नेम है, अगर एक बार तुमको पता चल गया डीएनएस रिप्लाई आ गया कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो तुम डायरेक्टली गूगल के सर्वर से कनेक्ट करोगे,
है ना, अगर तुमने google.com सर्च करा है तो यही क्लाइंट अब क्या करेगा, गूगल के सर्वर से एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये तुम्हें समझ में आ रखा है, ठीक है। वो परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट, मैंने एचटीटीपी प्रोटोकॉल अच्छे से समझा रखा है तुम्हें, ठीक है, जाके देख लेना पिछली 2 वीडियोस में, ये एसएमटीपी से पहले ही बताया था। तो अगर डीएनएस क्वेरी का साइज 512 बाइट से कम है तब तो यूडीपी ठीक है ट्रांसपोर्ट लेयर में, ज़्यादा है तो इक्वल है, ज़्यादा है तो टीसीपीएस ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि क्वेरी का साइज इंक्रीज होता है तो सिक्योर वेबसाइट ही उसको यूज़ करती है, ठीक है। आजकल तो सारी बड़ी जो भी तुमने बड़े बड़े नाम सुन रखे हैं सभी यूज़ करते हैं टीसीपी को, है ना। यूट्यूब में वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए या लिंक्डइन में तुम लॉगिन करने के बाद काम कर रहे हो तो सिक्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए, टीसीपी यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि जैसे www डॉट है, फिर गूगल के बाद डॉट है, फिर कॉम है, तो ये सब लेवल्स हैं, ठीक है। लेवल चेक हो जाएंगे, आज लेवल चेक है ना, मीम सुना होगा तुमने, तो यहाँ पे 127 लेवल्स तक सपोर्ट करता है, ठीक है, डीएनएस प्रोटोकॉल। ये अच्छी बात है भाई। अब वो जो होते हैं बहुत ही सिक्योर वो होते हैं जो इतने तक जा पाते हैं। तो डीएनएस रिजॉल्वर या डीएनएस लोकल डीएनएस सर्वर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैशिंग करता है, इज गिवन बाय आईएसपी। ये कौन देता है, हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो वाईफाई लगवाते हैं ना, जब आईएसपी असाइन होते हैं, जब तुम्हें आईएसपी मिलता है, सर्विस प्रोवाइडर मिलता है, तब उसी का डीएनएस रिजॉल्वर होता है। तो जब अथॉरिटेटिव सर्वर सेंड करता है तुम्हें आईपी एड्रेस को, अथॉरिटेटिव सर्वर आईपी एड्रेस भेजता है ना उस पर्टिकुलर होस्ट का, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। तो वो क्या करता है, डीएनएस सर्वर्स को स्टोर कर लेता है उसकी कॉपी को फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी तुम्हारे तुम्हारे जो आईएसपी है उसके पास सारी लिस्ट है कि कौन सी वेबसाइट एक्सेस हो रही है, क्लियर। अगर रिकॉर्ड स्टोरिंग ज़्यादा है, 24 घंटे से ज़्यादा है, तो उसको स्टेबल रिकॉर्ड कहेंगे, वरना 24 घंटे से कम वाले को अनस्टेबल रिकॉर्ड कहेंगे, ठीक है। ये हमने काम पहले भी कर रखा है। एक छोटा सा रैंडम क्वेश्चन देख लो, टीसीपी मैसेज जो है वो 2100 बाइट का है, इस पास टू आईपी फॉर डिलीवरी अक्रॉस 2 नेटवर्क। तो 2 नेटवर्क में भेज रहे हैं, पहले नेटवर्क कैरी करता है मैक्सिमम पेलोड ऑफ 1200 बाइट पर फ्रेम, और सेकंड यानी कि क्या एमटीयू हमें दे रखा है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट दे रखी है, सेकंड हमारा कैरी करता है 400 बाइट पर फ्रेम, मगर ध्यान से पढ़ना एक्सक्लूडिंग नेटवर्क ओवरहेड, यानी ओवरहेड को हटा दो, ठीक है। अज्यूम दैट आईपी ओवरहेड पैकेट इज 20 बाइट, लेट्स से देखो 20 बाइट का ओवरहेड है, तो यहाँ पे 20 बाइट को हटा के 1200, यही तो बोला है, 20 बाइट को अलग से करके 2100, तो ये हमारा पैकेट हो गया। अब ये 2100 तो ज़्यादा है 1200 से, ठीक है। 2100 इज ग्रेटर देन 1200, तो क्या हो गया, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो हमने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया 1200 और 900 में। ये 900 को 1200 चलो 8 की टेबल में आता है, 900 को 904 भी कर सकते हो, है ना, अगर हमें 8 का मल्टीपल बनाना है तो, बाकी पैडिंग बिट्स जोड़ के। फिर आगे बढ़े, अब आगे जो है और कम है, 20 तो हमारा अलग से ऐड हो ही रखा है ओवरहेड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल आईपी ओवरहेड इन सेकंड नेटवर्क, सेकंड में पूछ रहा है। अब इसमें क्या होगा, जो 1200 है वो 3 टुकड़े हो गए, 400 हो जाएंगे, 900 जो हो जाएगा वो भी 3 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाले को तुम वो 8 का मल्टीपल बना सकते हो। तो इन टोटल कितने हमारे आईपी ओवरहेड लगेंगे, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो एक बार एमटीयूज़ के बारे में देख लेना। तो 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल, ठीक है। 6 फ्रेगमेंट्स में टूट गए, तो 20 का एक है तो 120 बाइट का मैक्सिमम ओवरहेड हो गया इन सेकंड। फर्स्ट का पूछा जाता था 22 या 40 आंसर होता, क्लियर।